नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। हाल ही में इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। जो हमास नाम का एक ग्रुप है, वो रोज़ इज़राइल के ऊपर सैकड़ों मिसाइल दाग रहा है। सो इसी कारण आप सभी के मन में ये क्यूरियोसिटी जाग रही होगी कि इज़राइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी हिस्ट्री क्या है? आखिर क्यों दोनों आपस में इतने समय से लड़ रहे हैं? क्यों इन दोनों के बीच कोई शांति वार्ता नहीं हो पाई? क्यों आज तक दोनों युद्ध में उलझे हुए हैं? इन सब बातों को मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा और बताऊंगा कि क्या कंप्लीट हिस्ट्री है इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच, जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनी। इस फोटो में आप देख सकते हैं काफ़ी युद्ध हो रहा है, दोनों तरफ के लोगों की जान जा रही है। मेरा नाम है साकेत राज साहू। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम लोग मैप्स में चलते हैं। तो ये है भारत, और यहाँ से हम जूम इन करेंगे मिडिल ईस्ट की ओर, क्योंकि पश्चिमी देश इस इलाके को ईस्ट बोलते हैं और ये वेस्ट, तो जो बीच में जो आता है वो है मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट में देखिए, जैसे कि जो अरब देश हैं बहुत सारे, यहाँ पर हम जाएंगे जब इजिप्ट, और ये है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला पे ही मौजूद है इज़राइल, और इज़राइल के राइट साइड में, मतलब कि ईस्ट में जॉर्डन, और नॉर्थ में लेबनान, बेरूट जिसमें अभी एक ब्लास्ट हुआ था, और यह है सीरिया जिसकी राजधानी है डेमास्कस। तो ये है इज़राइल का जोग्राफिकल एरिया, और यहाँ पर है इजिप्ट, जो कि सिनाई पेनिनसुला से लेकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ तक मौजूद है। और यहाँ पे जो रेड सी है, यहाँ से गल्फ़ ऑफ सुएज़ है, इससे होते हुए सुएज़ नहर भी यहीं से पास होती है, जो कि मेडिटेरेनियन सी पे गिरती है। तो मेडिटेरेनियन सी कोस्ट लाइन है जो इज़राइल को टच करती है, और यहाँ पर आता है गाज़ा स्ट्रिप। गाज़ा स्ट्रिप जो कि अभी चर्चा में है, जिस जगह से हमास ग्रुप फायर कर रहा है रॉकेट्स ऑन इज़राइल, और ये है जेरूसलम, जो कि कॉन्फ्लिक्ट का मुख्य कारण है, जिसे इज़राइल अपनी राजधानी बताता है, बट मैक्सिमम कंट्रीज़ तेल अवीव को उसकी राजधानी मानती हैं, जो कि यहाँ पर है। और चर्चा पे जो विषय है जिसकी बात अभी इस वीडियो में आएगी, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है, वो है ये वेस्ट बैंक। तो ये जो जॉर्डन रिवर है, जो जॉर्डन रिवर जो बाउंड्री बनाती है इज़राइल और जॉर्डन के बीच में, तो जो जाके डेड सी में गिरती है। तो डेड सी जो कि सबसे खारे पानी का वाटर बॉडी है, जिसमें आप डूबेंगे नहीं, आप अगर पानी में उतरेंगे तो तैरने लगेंगे। और इसके लेफ्ट में, मीन्स उसके वेस्ट में जो एरिया है उसे वेस्ट बैंक बोलते हैं। तो ये इलाका जो है, ये इतना जो ये ब्लैक डॉटेड बाउंड्रीज दिख रही हैं, ये है वेस्ट बैंक, जिसमें जिसके बीचों बीच वेस्ट बैंक और इज़राइल के बीचों बीच जेरूसलम स्थित है। तो अब सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो गई होगी, और ये सब जो जानकारी हैं अभी इस वीडियो में आपको काम आएगी। हाँ, और एक ये वाला इलाका है जो इसे बोलते हैं गोलन हाइट्स। ये दिख रहा है जो आपको, ये ब्लैक लाइन, ये गोलन हाइट्स जिसको इसराइल ने कैप्चर कर लिया था, उसकी मैं आपको जानकारी अभी वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से कैप्चर किया था। तो ये सीरिया और इसराइल के बीच में है। तो ये है पूरा जोग्राफिकल एरिया। अब मैं बताता हूँ कि ओरिजिन कैसे हुई, इसराइल के बनने की उत्पत्ति, शुरुआत कहाँ से हुई। सो ओटोमन अम्पायर, जो कि 14th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक काफ़ी चरम पर था। 19th सेंचुरी में जैसे जैसे ओटोमन अम्पायर अपने पैर फंसा रहा था, काफ़ी बड़ा क्षेत्र यूरोप, टर्की, उसका काफ़ी बड़ा क्षेत्र ओटोमन अम्पायर ने अपने कब्जे में ले रखा था। फिर वहाँ से शुरू होती है नेशनलिज्म की भावनाएं। नेशनलिज्म में काफ़ी सारे देश लोग अपने सोचना शुरू करते हैं कि क्यों ना हमारा खुद का देश बनाया जाए। इसमें ग्रीस, इटली, ये सारे देशों ने अपने अपने देशों का फॉर्मेशन शुरू किया। इसी बीच वहाँ पर चालू होती है जायोनिस्ट मूवमेंट। जायोनिस्ट मूवमेंट जो कि यहूदियों के द्वारा चलाया गया था, जिसको लीड कर रहे थे थियोडोर हेर्जी। इनके द्वारा जायोनिस्ट मूवमेंट चलाया गया, जिसमें काफ़ी जूइश इकट्ठे हुए, क्योंकि उस समय पर यूरोप में, सारे ही यूरोप में
ना कि सिर्फ जर्मनी, सारे ही यूरोप में ज्यूस जो यहूदी पीपल थे उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार ढाए जा रहे थे। और इसके खिलाफ जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट चलाया गया उसमें काफ़ी यहूदियों ने हिस्सा लिया। इसके बाद जो आती है मेन कॉन्फ्लिक्ट की जड़, वो है बाल्फोर डिक्लेरेशन। बाल्फोर उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनके नाम पर बाल्फोर डिक्लेरेशन किया गया था। देखिए, कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो वहाँ पे यूके मौजूद हो ही जाता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान है, उस पे भी यूके का हाथ है, क्योंकि यूके उस समय काफ़ी बड़ी, काफ़ी शक्तिशाली कॉलोनियल पावर था, तो उसका हर जगह पर हस्तक्षेप आ ही जाता था। तो 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ, तो उसमें उन्होंने एक घोषणा की कि यहूदी लोग हैं उनके लिए एक अलग देश बनाया जाएगा। अभी सिर्फ घोषणा हुई थी, और साथ ही बहुत ही चालाकी से यूके ने एक गुप्त रूप से एक साइकिस पिकॉट एग्रीमेंट साइन किया विथ रशिया एंड फ्रांस, जो कि उस समय ये भी कॉलोनियल पावर्स थी, तो इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ सीक्रेटली, जिसमें जो पैलेस्टाइन अरब इलाका था, यूके ने इस बात पर एग्री किया कि जो पैलेस्टाइन है वो उनके अधिकार क्षेत्र में आएगा, क्योंकि आखिर वो है तो कॉलोनियल पावर ही, तो उन्हें उस पर अधिकार करना था, तो वो उन्होंने ले लिया। और बाकी जो लेबनान था और सीरिया था वो फ्रांस और रशिया को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। नाउ अब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म होती है उसके बाद एक ब्रिटिश मैंडेट आता है। ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन कहा जाता है उसे। उसमें ये था कि जो पैलेस्टाइन है उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा नया, जिसमें एक सरकार होगी, उसे शासन किया जाएगा उस पर। इस मैंडेट के आने के बाद और बाल्फोर डिक्लेरेशन के आने के बाद जो ज्यूइश पीपल थे उनका माइग्रेशन तेज हो गया, क्योंकि उसमें कहा गया था कि ज्यूइश जो पीपल हैं उनके लिए एक देश बनाया जाएगा, और इसलिए वहाँ पर माइग्रेशन तेज हो गया। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में 3% जो पॉपुलेशन थी यहूदियों की वो 30% में तब्दील हो गई। जितने भी यहूदी लोग यहाँ से यूरोप से इसराइल, जो आज का इसराइल है, वहाँ पर जो पैलेस्टाइन था उस समय अरब देश था, अरब देश थे वहाँ पर जाकर लैंड परचेज कर लिया करते थे। जो भी पैलेस्टाइन के गरीब किसान थे और गरीब मजदूर, उनके पास जो भी ज़मीन हुआ करती थी उसे परचेज कर लिया करते थे और वहाँ पर जाकर सेटल होना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो कुछ फैमिलियाँ ही गई थी, जैसे एक फैमिली ने एक ज़मीन खरीदी, दूसरी, तीसरी, ऐसे करके जब काफ़ी सारी फैमिलियाँ वहाँ पर इकट्ठा होने लगी उसके बाद उसे एक एन्क्लेव की तरह तारबंदी कर दी गई, और धीरे धीरे करके छोटा छोटा क्षेत्र जोड़ कर उन्होंने काफ़ी बड़ा क्षेत्र अपने हिस्से में ले लिया। इससे क्या होता है कि वहाँ पर जो सेटलमेंट है वो और भी बढ़ गए। बाकी जो यूरोप में यहूदी थे उन्हें भी इससे एनकरेजमेंट मिला कि ठीक है, हम वापस जा सकते हैं। तो जो मैंडेट आया था ब्रिटिश के द्वारा, उसके अनुसार जो ये क्षेत्र है, ये वाइट कलर का जो भी क्षेत्र दिख रहा है, ये पैलेस्टाइन का इलाका था। पैलेस्टाइन के जो मैंडेट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंतर्गत ये वाइट वाला इलाका था। और बाकी का जो सीरिया था वो फ्रेंच को दे दिया गया, लेबनान फ्रेंच को दे दिया गया, इराक ब्रिटिश के अंदर में आ गया। और इस इलाके पे कौन राज करेगा? अब ब्रिटिश के अधीन रहेंगे और यहाँ पे एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन राज करेगा। बट धीरे धीरे, और ये जॉर्डन रिवर जो कि आज इसराइल की बाउंड्री बनाती है, तो इस पर धीरे धीरे सेटलमेंट यहूदियों का बढ़ता गया। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2 का समय। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होती है 1939 में, और 1939 में जब जर्मनी में यहूदियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं हिटलर के द्वारा। होलोकॉस्ट, जो कि आपने सुना होगा, होलोकॉस्ट एक जेनोसाइड है उस यहूदियों का हिटलर के द्वारा, जिसमें इकट्ठे काफ़ी हज़ारों लाखों लोगों को मार दिया जाता था। होलोकॉस्ट, जैसे कि आप यहाँ पर फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें होलोकॉस्ट में छोटी सी जगह पर काफ़ी सारे यहूदियों को रखा जाता था और ये इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनी मृत्यु का, जो कि गैस चैम्बर्स और काफ़ी चीज़ें आपने सुनी होंगी, वो यहाँ पे होलोकॉस्ट में इन्हें वो यातनाएं दी जाती थी। तो बताया जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग 42 लाख लोगों की इसमें जान गई थी। 42 लाख, समझिए आप उस समय, और यहूदियों की जनसंख्या के हिसाब से 42 लाख काफ़ी बड़ा नंबर था। सो इस अत्याचार के बाद जो सेटलमेंट था
यहूदियों का इसराइल, जो कि उस समय पैलेस्टाइन हुआ करता था, वहाँ पर बढ़ता ही गया। इसी बीच 1936 में जो अरब पीपल थे वहाँ के, उन्हें उन्हें समझ में आने लगा कि यहाँ पर इनका सेटलमेंट काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो उसे देखकर उन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू किया। काफ़ी प्रोटेस्ट वायलेंट होता गया और बड़ा होता गया। उसे देखकर ब्रिटिश उसे संभाल नहीं पाए, तो यूएन में इस बात को मुद्दे को उठाया गया और यूएन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जो कि इसराइल के पक्ष में था। यूएन ने कहा कि एक इसराइल नेशन का क्रिएशन होगा जिसमें यहूदी लोग रहेंगे। सो जो रेजोल्यूशन में जो भी डील हुई उसके हिसाब से पैलेस्टाइन का क्षेत्र था उसे बराबर हिस्सों में दोनों ही देशों के बीच में बांट दिया जाएगा। तो एक देश होगा इसराइल और दूसरा देश होगा पैलेस्टाइन। और जो जेरूसलेम होगा, जिस पे काफ़ी समय से शुरुआत से ही विवाद चला आ रहा था, वो ना इसराइल की होगी ना पैलेस्टाइन की होगी। उस दोनों पर एक इंटरनेशनल टेरिटरी बनाई जाएगी और उसे इंटरनेशनली एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो ये जो 1947 का डिक्लेरेशन था, रेजोल्यूशन था, उसके अनुसार ये जो मैप में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से ज़मीन बांटी गई थी दोनों ही देशों के बीच। जो ग्रीन क्षेत्र दिख रहा है ये इसराइल को दी गई थी। ये ग्रीन जितना भी आप दिख रहा है ये सारा इसराइल को दिया गया था 1947 में। और जो ये क्रीम कलर का दिखाई दे रहा है ये सारा पैलेस्टाइन का ही क्षेत्र था। ये हो गया यहाँ पर एक जो गाजा स्ट्रिप है आज की, ये वेस्ट बैंक का इलाका और ये नॉर्थ इसराइल, ये सारा दिया गया था। और ये जेरूसलम जो कि सेंटर में है, इसे इंटरनेशनल टेरिटरी घोषित किया गया था। बट इस सब को देखकर जो आसपास के अरब देश थे जैसे ट्रांसजॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, इनसे देखा नहीं गया और इन्हें लगा कि हमारी ही ज़मीन में किसी अजनबी कम्युनिटी को ज़मीन दी जा रही है जो कि वहाँ से बिलोंग भी नहीं करते थे। तो इस बात से गुस्साए इन देशों ने नए बने देश इसराइल पर हमला कर दिया और वहीं से शुरुआत होती है फर्स्ट अरब इसराइल वॉर की। फर्स्ट अरब इसराइल वॉर 1948-1949 तक चला, जिसमें कि एक तरफ थे इजिप्ट, इराक, जॉर्डन एंड सीरिया और दूसरी तरफ था नया बना हुआ देश इसराइल। बट किसी तरीके से इसराइल ने अपने आप को बचाया और साथ ही इस वॉर को जीत लिया और जीतने के साथ ही अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड कर लिया। जब ये युद्ध चल रहा था तब वहाँ पर रह रहे पैलेस्टाइन के नागरिकों को अपनी ज़मीन, अपने घर छोड़कर दूसरे देशों में माइग्रेट करना पड़ा, जो कि कॉमनली हर युद्ध में होता है। तो लगभग बताया जाता है कि लगभग 7 लाख लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा और ये एक रिफ्यूजी क्राइसिस था। इसके बाद जो गाज़ा था वहाँ पर इजिप्ट ने कब्जा कर लिया और वेस्ट बैंक को जॉर्डन ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही जो पैलेस्टाइन का जितना भी एरिया था वो सारा उनके हाथ से चला गया। अब पैलेस्टाइन के हाथ में कोई भी ज़मीन नहीं थी। ये देखिए 1947 में जो रिजोल्यूशन हुआ था यूएन का, उसके अनुसार जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये इसराइल को दिया गया था और बाकी का पैलेस्टाइन। बट आफ्टर द वॉर जो ये रेड लाइन दिख रही है, ये रेड डॉटेड लाइन्स हैं, यहाँ तक के इसराइल ने अपनी बाउंड्री एक्सटेंड कर ली थी। तो ये सारा जितना भी ये दिख रहा है रेड लाइन की बाउंड्री, अब ये नई इसराइल की बाउंड्रीज हो गई थी। और ये गाज़ा जो स्ट्रिप बची इतनी सी, ये इजिप्ट के हाथ में थी और ये जो वेस्ट बैंक है ये जॉर्डन के हाथ में आ गया था। तो अब इसराइल के हाथों में कुछ भी नहीं बचा था। ये सारा जो दिया हुआ था पैलेस्टाइन को, ये सारा इसराइल और इजिप्ट और जॉर्डन ने ले लिया। इसके बाद 20 साल बाद शुरू होती है 6 डे वॉर, जिसमें फिर से इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया ने इसराइल के ऊपर हमला किया। इस बार भी इसराइल ने बहुत ही बुरी तरीके से हराया इन तीनों देशों को। इसमें एक कहानी काफ़ी फेमस है जिसमें बताया जाता है कि इसराइल ने इजिप्ट के ऊपर उस समय हमला किया जब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एकदम सुबह के समय इसराइल ने अपनी एयरफोर्स लेकर ज़मीन से काफ़ी नीचे अपने फाइटर जेट्स को उड़ाकर लाया, जिससे कि वो रडार में डिटेक्ट नहीं हो पाए और इजिप्ट समझ भी नहीं पाया था उससे पहले कि इसराइल ने इजिप्ट की धरती पर एंटर करके उनकी सारी एयर स्ट्रिप्स को नेस्तनाबूद कर दिया, जिससे कि इजिप्ट की एयरफोर्स किसी काम की नहीं रही। इसी प्रकार से जॉर्डन और सीरिया को भी काफ़ी बड़ी पटकनी दी और इसराइल इस वॉर को जीत गया। इस वॉर को जीतने के साथ ही इसराइल ने अपनी बाउंड्रीज़ को और भी एक्सटेंड किया। इस बार
उन्होंने गोलन हाइट्स, जो कि सीरिया का क्षेत्र है, वहाँ सीरिया और लेबनान के बीच में जो क्षेत्र आता है गोलन हाइट्स, जो कि मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। गाज़ा, जो कि अभी तक इजिप्ट के हाथ में था, उसे भी छीन लिया। और इजिप्ट का जो खुद का क्षेत्र था सिनाई पेनिनसुला, जो मैंने आपको दिखाया था अभी शुरुआत में, उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। और वेस्ट बैंक, जो जॉर्डन के हाथ में था, वो भी अपने हाथ में ले लिया। इसके साथ ही इसराइल की जो ज़मीन थी, वो जितनी अभी तक थी उससे बढ़कर 3 गुना हो गई। हर वॉर के साथ इसराइल अपनी ज़मीन बढ़ाता जा रहा था, और इस बार तो उसे काफ़ी बड़ी जीत हासिल हुई थी। ये देख सकते हैं आप कि जब इसराइल बना नहीं था, वॉलफोर डिक्लेरेशन हुआ था, मतलब 1947 के पहले तक पैलेस्टाइन का ये हाल था। ये जो तभी ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा पैलेस्टाइन था। और वाइट कलर में धीरे धीरे जो सेटलमेंट शुरू हो रहे थे ज्यूइश के, वो यहाँ पे वाइट कलर में देख सकते हैं आप लोग। फिर 1947 का डिक्लेरेशन हुआ, रेजोल्यूशन आया, उसमें ये जो ग्रीन कलर का है ये पैलेस्टाइन और बाकी का वाइट वाला इसराइल को दे दिया गया। बट फिर इससे खुश नहीं हुए अरब कंट्रीज़, तो फिर एक वॉर हुई जिसमें इसराइल को फिर से और ज़्यादा ज़मीन मिल गई। उन्होंने और एक्सटेंड कर लिया, और जो ये ग्रीन था यहाँ का तो पूरा ही गायब हो गया, और ये इलाका भी, यहाँ से भी बाउंड्री उन्होंने एक्सटेंड की, और अब पैलेस्टाइन और भी ज़्यादा कम हो गया। इसके बाद जो 6 डे वॉर हुई, उसके बाद तो ये सारा ही का इलाका इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। बस यहाँ पे आपको काफ़ी छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा जो ग्रीन कलर का, ये पैलेस्टाइन के हाथों में रह गया, वेस्ट बैंक। और ये गाज़ा पट्टी वो भी बाद में छोड़ा उन्होंने, अभी तो 6 डे वॉर के तुरंत बाद ये सारा एरिया उन्हीं के हाथों में था। सो ये है प्रेजेंट कंडीशन। नाउ कैंप डेविड अकॉर्ड्स 1978 एक काफ़ी महत्वपूर्ण अकॉर्ड, काफ़ी महत्वपूर्ण संधि है, जो कि इजिप्ट और इसराइल के बीच में की गई थी। हुआ यूँ था कि 1973 में इजिप्ट ने अपना सिनाई पेनिनसुला फिर से हासिल करने के लिए एक बार फिर इसराइल पर हमला किया था। बट इस बार भी इसराइल सफल हुआ, और दोनों ही देशों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। बट इसके बाद इजिप्ट ने इस बात पे सहमति जताई कि हमें नेगोशिएशन कर लेना चाहिए, और नेगोशिएशन करने के लिए दोनों साथ में आए और कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ। यूएस ने मध्यस्थता कराई, और उस एग्रीमेंट को कैंप डेविड अकॉर्ड्स कहा गया। कैंप डेविड यूएस के राष्ट्रपति का एक रिजॉर्ट है, उनका एक घर है जहाँ पर वो कभी कभी रहने जाते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो इस अकॉर्ड्स के बाद हुआ यूँ कि इजिप्ट ने इसराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी, जो कि एक बहुत बड़ी घटना उस समय की थी, क्योंकि आज दिन तक किसी भी अरब कंट्री ने इसराइल को मान्यता नहीं दी थी एज अ कंट्री, बट इजिप्ट बिकम फर्स्ट कंट्री टू डू सो। नाउ दिस वॉज वेरी कंट्रोवर्शियल, बहुत ही ज़्यादा विवाद हुआ इस डिक्लेरेशन पर, इस अकॉर्ड पर, कि इजिप्ट ने कैसे इसराइल को मान्यता दे दी। जो इजिप्ट के काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, उन्होंने भी काफ़ी गुस्सा दिखाया इस बात पर, और इसी के कारण इजिप्ट के जो राष्ट्रपति थे तत्कालीन, उनकी हत्या भी कर दी गई थी। इसराइल ने भी जो सिनाई पेनिनसुला था वो इजिप्ट को वापस कर दिया, और इसके बाद लगभग जितने भी सारे अरब देश थे जो भी अभी तक इसराइल से लड़ा करते थे, उन्होंने भी इंटरफेयर करना बंद कर दिया। इसके बाद जो अरब देशों के और इसराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था लगभग ख़त्म हो गया था। इसके बाद जो पैलेस्टाइन के जो लोकल ग्रुप थे, जो लोकल वहाँ के नागरिक थे, उन्हें लगा कि अब हमें ही अपने देश के लिए लड़ाई लड़नी होगी। सो इससे प्रेरित होकर वहाँ एक ग्रुप बना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसका नाम था पैलेस्टाइन लिबरेशन आर्मी और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके काफ़ी बड़े नेता थे यासीर अराफत, जिनका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। अब शुरुआत में तो ये हुआ कि जो ये पैलेस्टाइन लिबरेशन आर्मी थी, पैलेस्टाइन लिबरेशन ग्रुप था PLO, इसने काफ़ी आतंकी गतिविधियाँ की, खासकर प्लान हाईजैकिंग के लिए ये ग्रुप काफ़ी बदनाम था। इसी कारण से इस पर बैन भी लगाया गया था, इसे एक आतंकवादी संस्था भी घोषित किया गया था कुछ समय के लिए। उसके बाद कैसे हटा वो बैन, वो मैं बताऊंगा आपको आगे इस वीडियो में। इसी बीच 1987 से 93 तक फर्स्ट इंतिफादा शुरू होती है। इंतिफादा यानी कि अरब देशों में से इंतिफादा यानी अपराइजिंग होता है। तो एक अपराइजिंग
शुरू होती है, जो पैलेस्टाइन है, जो इसराइल है, वहाँ पर एक इंतिफादा शुरू होती है 1987 में, जो कि 5 साल तक चली। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट बॉयकॉट्स हुए। इजरायली जो डिफेंस फोर्सेस थी उनके खिलाफ लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, जैसा कि अभी कश्मीर में होता था हमारे यहाँ। तो इसी प्रकार से जो प्रोटेस्ट और बॉयकॉट्स हुए, काफ़ी वायलेंस उसमें बढ़ गया, काफ़ी लार्ज स्केल पर वायलेंस हुआ, जिसमें 100 यहूदियों और 1000 फ़िलिस्तीनी लोगों की जानें गई। और इसी के साथ राइज शुरू होता है हमास ग्रुप का। हमास शुरू से ही एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रहा है, जिनका मानना है कि इसराइल नाम का कोई देश एग्जिस्ट करता ही नहीं है और हम इस इसराइल को नक्शे से ही मिटा देंगे। ये उनकी सोच रही है शुरुआत से ही। फिर जैसे ही 93 में जो इंतिफादा ख़त्म होता है तो उसके बाद ऑस्लो अकॉर्ड साइन किए जाते हैं। तो ये फ़ोटो में आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये ऐतिहासिक फ़ोटो है, जिसमें इसराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री इत्ज़हाक राबिन और यासिर अराफत पीएलओ के लीडर, और ये हैं बिल क्लिंटन, जो कि मध्यस्थता करा रहे हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक अकॉर्ड था जो कि इन दोनों देशों के बीच किया गया था। ऑस्लो अकॉर्ड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑस्लो, जो कि नॉर्वे की राजधानी है ऑस्लो, वहाँ पर सीक्रेट नेगोशिएशंस किए गए थे इन दोनों ही देशों के बीच, और इसे साइन किया गया था, इस एग्रीमेंट को, वॉशिंगटन डीसी में, बिल क्लिंटन के मध्यस्थता में। इस अकॉर्ड में ये हुआ था कि दोनों ही देशों ने अपने एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को एग्री किया था। मतलब अभी तक जैसे पैलेस्टाइन था वो भी नहीं मानता था कि इसराइल कोई है, और इसराइल भी नहीं चाहता था कि पैलेस्टाइन नाम का कोई देश रहे। बट इस अकॉर्ड में दोनों ने ये माना कि हाँ, हम दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और पीएलओ पे जो बैन लगा हुआ था उसे रिमूव कर दिया गया। और इसमें उन्हें इस बात की परमिशन मिली कि जो गाज़ा है और वेस्ट बैंक है, जो पहले से ही पैलेस्टाइन का क्षेत्र रहा है, उसे, जो अभी तक इसराइल के कब्जे में था, वहाँ पर उनकी मिलिट्री तैनात रहती थी हमेशा, उसे वो छोड़ देंगे, और वहाँ पर पीएलओ सेल्फ गवर्नेंस की उन्हें आज़ादी मिली कि वहाँ पर पैलेस्टाइन अपनी खुद की सरकार बना सकता है, जिसमें प्रतिनिधि चुने जाएंगे, प्रधानमंत्री होगा उनका खुद का, और सरकारें चलेगी। तो ये इस बात पर मंजूरी हुई इन दोनों की। कुछ समय तक तो ये थोड़ा ठीक चला, बट व्हेन इट कम्स ईयर 2000, कैंप डेविड सेकेंड अकॉर्ड जो होना था, उसकी टॉक्स फेल हो गई। दोनों की सहमति नहीं बन पाई और ये टॉक्स फेल हो गई। इस टॉक्स के फेल होते ही सेकेंड इंतिफादा वहाँ पर शुरू हो जाती है। 2000 से 2005 तक चलती है। इसका जो सोर्स है, जो शुरू होने की वजह है, उसे बताया जाता है कि जो यहूद बराक थे, उस समय के इजरायली प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1000 सोल्जर के साथ जो टेम्पल माउंट जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर एंट्री कर दी थी, जो कि सभी के लिए हॉली साइट है, यहूदियों और मुस्लिमों दोनों के लिए जो एक हॉली साइट है, उस पर प्रवेश कर दिया था 1000 सोल्जर्स के साथ। इसलिए ये गुस्सा भड़का नागरिकों का, और इसमें वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हद में था, जिसमें कि 1000 यहूदियों और 3200 फ़िलिस्तीनियों की मृत्यु हुई। काफ़ी ज़्यादा बॉम्बिंग की गई, खासकर जो बसें थी उस पर काफ़ी ज़्यादा बॉम्बिंग की जाती थी फ़िलिस्तीनियों के द्वारा। इसमें भी काफ़ी हमास का काफ़ी बड़ा हाथ था, और टेररिस्ट अटैक्स किए गए काफ़ी। अब इस इंतिफादा के ख़त्म होने के बाद, जो कि 2005 में ख़त्म हुई, इसराइल को समझ में आ गया था कि अब ये जो मुसीबत है, जो भी ये परेशानियां हैं, ये इतनी आसानी से ख़त्म होने नहीं वाली हैं। तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में बहुत बड़ा चेंज लाया, और उन्होंने इस पर फोकस करने की बजाय कि इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व किया जाए, उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जो ये इशू है, वो जानते थे कि इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इसे मैनेज करने पर ध्यान दिया। उन्होंने गाज़ा स्ट्रिप, जो कि अभी तक उनके कब्जे में थी, उसे छोड़ दिया, और जैसे ही उन्होंने वहाँ से अपनी मिलिट्री को बाहर निकाला, जो हमास था, जो अभी तक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो चुका था, उसने वहाँ पर अपना वर्चस्व कायम किया, और जब इलेक्शन हुए तो उस पर जीत भी पाई। अब जब सरकार बनी, जो गाज़ा स्ट्रिप में जो फ़िलिस्तीनी सरकार बनी, तो वहाँ पर फतह, जो पीएलओ से एफिलिएटेड राजनीतिक पार्टी थी, वो फतह और हमास, इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। बट हमास का जो एक्सट्रीमिस्ट रवैया था, उसे देखकर फतह ने ये सरकार बनाने से इनकार कर दिया और सरकार छोड़कर चले गए। अब जैसे ही फतह सरकार छोड़ते हैं
तो जो हमास था उसने गाज़ा स्ट्रिप पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के साथ ही इसराइल पर दिनों दिन मिसाइल अटैक करने लगा। इस मिसाइल अटैक में सिविलियंस थे जो दोनों ही धरती के, उन पर हमला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इसराइल डिफेंस फोर्सेस भी सिविलियंस को काफ़ी शिकार बनाती थी, और हमास भी सिविलियंस को काफ़ी शिकार बनाता था, जो कि जेनेवा कन्वेंशन जो कहता है मिलिट्री का कि कोई भी देश की मिलिट्री किसी भी युद्ध के दौरान सिविलियंस पर हमला नहीं करेगी, उसका साफ उल्लंघन था। इसलिए अभी न्यूज़ चल रही थी कुछ ही दिनों पहले कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ICC, उसने रूलिंग दी है कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस थी उसने काफ़ी ज़्यादा वॉर क्राइम्स किए हैं इन युद्धों के बीच, इसलिए उनके जो काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स हैं उन पर सैंक्शन लगाए जा रहे थे, जिसका काफ़ी विरोध अमेरिका ने भी किया था ना। इसी बीच इन दोनों के बीच, हमास और इसराइल के बीच 3 युद्ध हो जाते हैं 2008, 2012 और 2014 में, और इसे गाज़ा वॉर्स का नाम दिया जाता है। इसमें हज़ारों लोगों की जानें गई, और इसी कारण से जो इसराइल है उसने गाज़ा पर ब्लॉकेड लगा दिया। तो ब्लॉकेड में क्या होता है कि जो भी एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट होते हैं उस पर इनकी सख्त निगरानी होती है। उनकी मर्ज़ी के बिना, जो इसराइल फोर्सेस हैं उनकी मर्ज़ी के बिना कोई आ या जा नहीं सकता। अब जो इसराइल का जो जैसा स्ट्रक्चर है, इसराइल जैसा ये इसराइल है, तो जो ये गाज़ा है यहाँ पर काफ़ी सारे चेक पॉइंट्स बनाए गए। जो चेक पॉइंट्स जो ब्लॉकेड लगा था उसके कारण यहाँ से किसी को भी अगर मेन लैंड में आना है तो उसे काफ़ी सारी जांच से होते हुए गुजरना होता था। तो इससे वो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जो मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे है, यहाँ की जो कोस्ट लाइन है, इस पर भी ब्लॉकेड लगाया गया, क्योंकि जो भी जहाज़ आते थे उनकी जांच की जा सके। इसराइल ने कारण दिया कि जो काफ़ी देश हैं कई, जैसे ईरान हो गया, वो हमास की इनडायरेक्टली मदद कर रहा है हथियार भेज के, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर भी ब्लॉकेड लगाया। बट इससे जो UN की मदद आती थी फ़िलिस्तीनी नागरिकों के लिए, उसमें भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। अब हमने जान लिया कि क्यों आखिर जो दोनों देश हैं फ़िलिस्तीन और इसराइल इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट से होकर गुजर रहे हैं इतने सालों से। बट क्या रीज़न है इनके पीछे, आखिर क्यों हो रही है ये लड़ाइयाँ? तो रीज़न में सबसे बड़ा कारण आता है जेरूसलम, जो कि अभी हाल ही में जो हुई है कॉन्फ्लिक्ट शुरू, उसका भी कारण है। जेरूसलम बहुत ही होली साइट है तीनों धर्मों के लिए, यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। तीनों ही लोगों के लिए होली प्लेस है। जो यहूदी हैं उनके लिए तो ये होलीस्ट साइट है। जो डोम ऑफ रॉक है वो उनकी जो होलोमन उनके काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर थे, उनकी जो दोनों टेम्पल्स थे यहाँ पे बनवाए गए थे, इसलिए ये उनकी होली साइट है। और जो अल अक्सा मॉस्क है, कहा जाता है कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे, जो कि जब जन्नत में जा रहे थे तो उन्होंने अपना सफ़र यहीं से शुरू किया था, इसलिए ये मुस्लिमों के लिए थर्ड होलीस्ट साइट है आफ्टर मक्का एंड मदीना। एंड क्रिश्चियंस के लिए इसलिए ख़ास है ये साइट क्योंकि यहाँ पर जो जीसस थे उनका क्रूसिफिकेशन यहीं पर किया गया था। एंड दिस वेस्टर्न वॉल और वेलिंग वॉल, ये यहूदियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वो पूजा पाठ करते हैं अपनी जो भी है उनका, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है उनके लिए। तो आप देखेंगे कि जो जेरूसलम है उसके जो ईस्टर्न साइड है, यहाँ पे ईस्टर्न साइड है, मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं, काफ़ी पैलेस्टाइन के लोग रहते हैं। और जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पर यहूदियों की बहुलता है। और ये सेंटर में जो पूरा जो जेरूसलम का जो होली साइट है वो सेंटर में मौजूद है। इसी कारण से जो इज़राइल जो फोर्स है 1967 के बाद सारे सिटी में उसी का कब्जा है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो जेरूसलम है वो उनकी राजधानी है, जबकि अधिकतर देश जेरूसलम को उनकी राजधानी नहीं मानते। जो तेल अवीव है अधिकतर देशों के द्वारा राजधानी मानी जाती है इज़राइल की। जितनी भी एम्बेसीज़ हैं, जितना भी दूतावास हैं, वो सारे तेल अवीव में बनाए गए हैं। तो इसी कारण से ये शहर एक कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा मुद्दा बना रहता है हमेशा। इसके बाद आता है कारण पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़। जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ हैं लगभग 5 मिलियन, मतलब कि 50 लाख के लगभग जो पैलेस्टीनियन हैं वो युद्धों के दौरान अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट कर गए थे। मैक्सिमम सीरिया में, जो सीरिया है, डेमास्कस है वहाँ की राजधानी, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने माइग्रेट किया था।
बट अब वहाँ पर जब ISS का दबदबा बढ़ गया था तो उन्होंने उन्हें मजबूर किया वापस इसराइल आने के लिए। और इसराइल ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि 50 लाख लोग, जो कि अभी उनकी जनसंख्या है 91 लाख, उससे ये आधी से भी ज़्यादा है। इसलिए वो नहीं चाहते कि अगर जैसे ही कोई सॉल्यूशन होगा, कोई समझौता होगा, तो ये 50 लाख लोगों को इसराइल में एंट्री देनी होगी, और इसे वो अपनी सुरक्षा के लिए काफ़ी बड़ा खतरा मानते हैं। और फिर कारण आता है इसराइल की मिलिट्री और जो सेटलमेंट्स किए जा रहे हैं वेस्ट बैंक पे, जो कि टोटल ही इलीगल है। जो वेस्ट बैंक इलाका है वहाँ पर ऑफिशियली तो पैलेस्टाइन के लोगों के लिए जगह है, बट इसराइल गवर्नमेंट है वो लोगों को इंसेंटिव दे रही है, सस्ती ज़मीनें प्रोवाइड करा रही है कि वो लोग जाके वेस्ट बैंक में अपने घर बसाएं। और इस बात को लेकर काफ़ी सारे देशों ने इसराइल का विरोध किया है, बट इसराइल को इन सब से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ऑफिशियली वो नहीं कहते, बट अंदर की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि इसराइल के लोगों को वेस्ट बैंक में बसाया जाए, और जहाँ पर लोग होंगे वहाँ पर देश तो खुद ही बन जाएगा। फिर आता है वाटर रिसोर्सेस। जैसे कि इसराइल जो क्षेत्र है वहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है, पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। और जो वेस्ट बैंक इलाका है जो जॉर्डन रिवर के किनारे में है, वहाँ से जो पानी का एक्सप्लॉइटेशन करना है वो बहुत बड़ा कारण है कि वो लोग वेस्ट बैंक में कब्जा करना चाहते हैं। फिर एक कारण आता है वेस्ट बैंक वॉल। वेस्ट बैंक वॉल एक वॉल है, 20 से 30 फुट ऊंची वॉल है, ये बहुत ही लंबी, आप देख सकते हैं जैसा इस इमेज में कि ये इतनी लंबी वॉल बनाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ जो पैलेस्टीनियन, जो फिलिस्तीनी क्षेत्र है उसको मेनलैंड इसराइल से अलग करने के लिए। अब जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनके यहाँ कुछ सुविधाएं नहीं होती है, जिसके लिए उन्हें इसराइल आना ही होता है। अब उन्हें इसराइल में एंटर करने के लिए इस दीवार में जो बीच बीच में काफ़ी सारे चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं उनसे होकर गुजरना पड़ता है, जो कि काफ़ी परेशानी का सबब है। इसी कारण कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ते हैं, लोगों के अंदर आक्रोश पैदा होता है। अब क्या इन सब का कोई उपाय है? क्या इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम ख़त्म कर सकते हैं? तो देखिए, उपाय है 2 स्टेट सॉल्यूशन, जो काफ़ी सारे देश सुझाते हैं कि इस 2 स्टेट सॉल्यूशन है उसे हमें अपनाना होगा, जिससे कि जो दोनों देश हैं वो अपने अपने अस्तित्व को माने, एक दूसरे के अस्तित्व को माने, एक दूसरे के नैरेटिव्स को समझें, और ये बात माने कि जो दोनों देश चाहते हैं वो दोनों चीज़ें ही सही हैं, और अपने अपने गुरूर को छोड़कर एक दूसरे को देश को मान्यता दें और अपना लें। जो भी एक बाउंड्री है, एक मिडिल पाथ पर पहुँचें और एक बाउंड्री डिस्कस की जाए, और जिससे कि तभी जाकर दोनों देश सुख शांति से रह पाएंगे। जो दोनों ही देश हैं उनके नैरेटिव्स दोनों के आपस में सही हैं, क्योंकि जो जूइस हैं उनके ऊपर शुरू से काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। उन लोगों को एक देश चाहिए होगा जो कि वो चाहते थे, और उनके लिए ये देश ज़रूरी है। बट साथ ही साथ जो पैलेस्टीनियन है उनका भी दावा ये गलत नहीं है कि उनकी जो बचपन से जो उनकी ज़मीन है, पूर्वजों की उनकी ज़मीन है, उनसे उन्हें हटाया जाए और वहाँ पर कोई और आकर बस जाए। तो दोनों को ही समझना होगा कि दोनों ही सही कह रहे हैं। अब जो जूइस के साथ पुराने समय में हुआ है अत्याचार, वो क्यों अब पैलेस्टीनियन लोगों के साथ किया जाए, ये गलत होगा। इसलिए दोनों को आपस में सुलह करनी चाहिए और एक बाउंड्री बनानी चाहिए जो दोनों के द्वारा मान्य हो, और तब जाकर दोनों देश सुख शांति से रह पाएंगे, उनके नागरिकों को शांति मिल पाएगी। इसी के साथ आशा करता हूँ कि दोनों देश जल्द ही इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लें और उनके नागरिकों को ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज अनलिमिटेड स्टडी रिवाइज स्कोर।